दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के सारे एमसीक्यू की जो 2024 एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे चैप्टर लेंगे, अभिव्यक्ति माध्यम लेंगे, व्याकरण संबंधी प्रश्नों को लेंगे। सारे एमसीक्यू कर रहे हैं जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमने लिया है आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो आंसर हो जाएगा, कवि जो है वैभवशाली संसार को ठुकराता है। द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने झंकृत कर दिया? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी प्रेयसी ने। तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो आंसर हो जाएगा, कवि जो है सांसारिक उत्तरदायित्वों का भार लिए फिरता है। यहाँ पे 100 ऑप्शन आपका तीसरे क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते तो यहाँ पे पूछा गया है, प्रतिपग में अलंकार है। प्रतिपग में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो प्रतिपग में जो अलंकार है वो आपको दिखाई दे रहा है अनुप्रास अलंकार। आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, कवि बचपन की आत्मकथा साहित्य की किस विद्या में लिखी हुई है? कवि बच्चन की जो आत्मकथा है साहित्य की किस विद्या में लिखी हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कवि बच्चन की जो आत्मकथा है वो साहित्य की पद विद्या में लिखी हुई है। पद। ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे देख रहे हो आप अच्छी तरह से, और बार बार आ रहा है तो कौन सा यहाँ पे अलंकार दिखाई दे रहा है आपको बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ पे यमक अलंकार है। ब ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, हालावादी दर्शन के प्रणेता कौन है? हालावादी दर्शन के प्रणेता कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ तो कब हुआ है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, उनका जन्म जो है 1907 में हुआ। ब ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है आपका। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ है, निम्न में कौन सी काव्य कृति कवि बच्चन की नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि कौन सी कृति उनकी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका, उनकी अनामिका नहीं है। बाकी निशा निमंत्रण, मधु कलश और मधुशाला, इन तीनों के लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन है, लेकिन अनामिका इनका लिखा हुआ नहीं है। तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि की वाणी कैसी है? तो यहाँ पे कवि की वाणी कैसी है तो उत्तर हो जाएगा, कवि की वाणी जो है शीतल है। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो आंसर हो जाएगा, कवि जो है मस्ती का संदेश लिए फिरता है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? तो कवि स्वयं को दुनिया का एक दीवाना मानता है। यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 12 एमसीक्यू थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लेंगे हम, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला प्रश्न, पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है? पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है? तो पथ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अ। दिन का पंथी किसे कहा गया है? दिन का पंथी किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय बताना है आपको, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो आंसर हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है। ठीक है, यहाँ पर 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीड़ों से झांकने लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? तो कवि के हृदय में जो भाव भरे हुए हैं वो हैं विह्वलता के। विह्वलता के। तो यहाँ पर जो है विह्वलता के भाव भरे हुए हैं कवि के हृदय में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? पथ में होने वाली रात की आकांक्षा से कौन भयभीत रहता है? तो पंथी भयभीत रहता है। ठीक है, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछा गया है, मुझसे मिलने को कौन विकल? गीत का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है? तो कवि के हृदय में ये क्या भरता है? तो आंसर हो जाएगा, ये कवि के हृदय में विवलता भरता है। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
विवलता का मतलब सभी को पता होना चाहिए कि व्याकुलता होता है। व्याकुल है मतलब कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हैं, तो विवलता के यानी कि व्याकुलता के। और मुझसे मिलने को कौन विकल, गीत का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है, तो व्याकुलता भरता है, जिसको हम विवलता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 प्रश्न जो आपने देखे। अब आगे देखते हैं हम आलोक धनवा का पतंग सीरीज, इसके जो एमसीक्यू है उसकी बात करते हैं। पतंग कविता के रचयिता कौन है, तो अभी अभी हमने देख लिया कि इसके रचयिता जो है आलोक धनवा है। यहाँ पर जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है, तो कवि ने जो ऋतु बताई है वो शरद ऋतु बताई है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है, कैसा बिंब इस पंक्ति में दिखाई दे रहा है आपको, तो उत्तर हो जाएगा इसमें दृश्य बिंब है। ठीक है, 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। शरद आया फूलों को पार करते हुए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार आपको बताना है। तो इस पंक्ति में जो है मानवीकरण अलंकार है। इसमें मानव की जो है तुलना देखो, शरद आया पुल को पार करते हुए, तो यहाँ पे मानवीकरण तुलना की गई है, तो दो ऑप्शन मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शरद जो है बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाता है, तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 5वें प्रश्न का। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है, तो शरद ऋतु जो है आसमान को मुलायम बनाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है, दुनिया रोज बनती है ये काव्य संग्रह किसका है, तो आलोक धनवा का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया गया है, तो इसमें बताया गया है सवेरे को, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि आलोक धनवा का जन्म कब हुआ, तो उत्तर हो जाएगा उनका जन्म सन 1948 में हुआ। इस तरह से ये हमारे इस चैप्टर के प्रश्न हुए, बहुविकल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम देखेंगे अब कुंवर नारायण कविता के बहाने। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता, तो आंसर हो जाएगा चिड़िया नहीं जानती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता, तो चिड़िया नहीं जानती। यहाँ पर जो है अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के बहाने इसके रचनाकार कौन है, तो अभी अभी हमने देखा कि इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है, कुंवर नारायण सिंह, तो 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कल्पना करना। ठीक है, वह ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, किसकी उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है, किसकी उड़ान, तो हमारी आंसर हो जाएगा कविता की उड़ान। दो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा चौथे प्रश्न का। पांचवा जो प्रश्न है, चिड़िया क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चिड़िया क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखो इसमें पूछा गया है क्या जाने, तो इसमें प्रश्नांकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है, तो कविता के बहाने कविता में जो महत्ता दिखाई गई है वो कविता की दिखाई गई है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिना मुरझाए कौन महकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिना मुरझाए जो महकता है वो है कविता। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है, तो आंसर क्या होगा हमारा, फूल की अंतिम परिणति जो है होती है मुरझाना, मतलब फूल का लास्ट चरण क्या है, मुरझाता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका अभिप्राय क्या है या इसका आशय क्या है आपको बताना है, तो इसका आशय हो जाएगा, कविता जो है कालजयी है, यानी कि हमेशा चलने वाली है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, ये भी सही है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, कविता पढ़ते समय और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय क्या होता है, तो बच्चों खेलते समय धर्म के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा द। अगला अध्याय देखते हैं हम, बात सीधी थी पर। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय जो प्रश्न है इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे।
उत्तर देखते हुए चलेंगे। इन प्रश्नों को जो तैयार कर रहे हैं, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कोई भी समस्या नहीं आने वाली एमसीक्यू सॉल्व करते समय। अब बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी हो गई? तो सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी हो गई? तो उत्तर हो जाए भाषा के चक्कर में टेढ़ी हो गई। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? बाता भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तो आंसर हो जाएगा जो है उलटने पलटने से, तोड़ने मोड़ने से और घुमाने फिराने से, यानी कि उपयुक्त सभी सही है इसमें। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, कवि के करतबों को देखकर तमाशाबीनों ने क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा कवि के करतबों को देख कर के तमाशाबीनों ने उसकी झूठी तारीफ की, शाबाशी दी और वाह वाह की। उपरोक्त सभी सही हैं। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका पांचवा प्रश्न, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो आंसर हो जाएगा बात कवि के साथ बच्चे के समान खेल रही थी। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। छठा है, बात की चूड़ी मर जाना कवि से कवि का क्या तात्पर्य है? बात की चूड़ी मर जाना का क्या तात्पर्य है, ये आपसे बोला गया है। तो यानी कि बात की चूड़ी मर जाना यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का कोई महत्व ही न रहना। तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कविता में किसकी सहजता की बात की गई है? कविता में किसकी सहजता की बात की गई है? तो कविता में जो है अलंकार की, छंद की, व्याकरण की और भाषा की किसकी सहजता की बात की गई है? तो आंसर हो जाएगा भाषा की सहजता की बात कही गई है। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से बात कैसी हो गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा, बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से बात जो है वो प्रभावहीन, उद्देश्यहीन, अर्थहीन यानी उपयुक्त सभी हो गई है। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो हम चैप्टर लेंगे उसका नाम आपको याद होना चाहिए, रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज। तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जो कविता में हमने देखा है वो टेलीविजन का माध्यम का उल्लेख किया गया है। तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, आपका अपाहिजपन आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपका अपाहिजपन आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को क्या बताया? दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को क्या बताया? तो समर्थ शक्तिवान बताया। समर्थ शक्तिवान बताया। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर पंक्ति में कौन सा बिंब है? इस पंक्ति में आपको बिंब बताना है। तो इसमें बिंब जो दिख रहा है वो कौन सा है? दृश्य बिंब है। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया अपाहिजपन का क्या अर्थ है? अपाहिजपन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है शारीरिक रूप से कमजोर होना। ठीक है, तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हम अपाहिज व्यक्ति को क्यों रुला देते हैं? हम अपाहिज व्यक्ति को क्यों रुला देते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, यानी कि कार्यक्रम रोचक बने तभी हम इस अपाहिज व्यक्ति को रुला देते हैं। इसके बाद कैमरे में क्या दिखलाएंगे? कैमरे में क्या दिखलाएंगे? तो उत्तर हो जाएगा कैमरे में जो है फूली हुई आंख दिखलाएंगे। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कसमसाहट का अर्थ है, कसमसाहट का अर्थ आपको बताना है। तो कसमसाहट का अर्थ क्या होता है? बेचैनी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पर्दे पर किसकी कीमत होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्दे पर किसकी कीमत होती है? तो सभी को पता है वक्त की कीमत होती है। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सन 1929 में। तो यहाँ पर आपका 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा चैप्टर हम लेंगे वो शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा। तो यहाँ पर जो है पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, भोर के समय आकाश का रंग कैसा है? तो भोर के समय आकाश का रंग जो है नीला है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो शमशेर सिंह बहादुर का जन्म जो है 1911 में हुआ।
बहुत नीला शंख जैसा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत नीला शंख जैसा पंक्ति में उपमा अलंकार है। उषा का जादू टूटने का क्या कारण था? उषा का जादू टूटने का क्या कारण था? तो आंसर क्या हो जाएगा? उषा का जादू टूटने का कारण था सूर्योदय होना। इसके बाद जो है, गोर झिलमिल देह प्रकृति के किस उपादान की है? गोर झिलमिल देह प्रकृति के किस उपादान की है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, यह सूर्य के उपादान की है। प्रकृति के किसकी उपादान की है? सूर्य के उपादान की है। शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी की किस धारा के कवि हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 7वां जो प्रश्न है, उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उषा कविता में जो है गांव की सुबह का वर्णन किया गया है। उषा कविता के रचनाकार हैं, तो सभी को पता है, अभी अभी हमने देखा, शमशेर बहादुर सिंह जो है इसके रचनाकार हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग पे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, बादल राग कविता के रचनाकार कौन हैं? तो अभी अभी हमने देखा कि बादल राग के हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि निराला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निराला का जन्म कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा, निराला का जन्म जो है वो 1899 में हुआ। तो ब ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा, बादल को कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बादल राग कविता किस काव्य धारा की कविता है? तो बादल राग कविता जो है ये आपकी प्रगतिवाद काव्य धारा की कविता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्रांति की आशंका से जो है आपका शोषक वर्ग, ठीक है, शोषक वर्ग जो है भयभीत रहता है। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन हैं? आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता जो है निराला हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल राग कविता में बादल जो है ये क्रांति का प्रतीक बताया गया है। तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यह तेरी तरी, यह तेरी रणतरी, यहाँ रणतरी से क्या तात्पर्य है? यहाँ रणतरी से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ रणतरी से तात्पर्य है युद्ध की नौका, ठीक है, युद्ध की नौका। इसके बाद जो है, बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? तो बादल राग कविता में सुख को जो है अस्थिर बताया गया, यानी कि सुख जो है हमेशा नहीं रहता है। जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा, यह जो है कीचड़ पर होता है। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शेषव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है? शेषव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है? तो उत्तर हो जाएगा, रोग शोक में हंसता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला अध्याय लेंगे तुलसीदास कवितावली उत्तरकांड का। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एमसीक्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो माना जाता है वो 1532 ईस्वी में माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली की भाषा क्या है? तो कवितावली की जो भाषा है वो है आपकी, बिल्कुल सही समझा, ब्रज भाषा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि हैं? तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि हैं? तो भक्ति काल युग के श्रेष्ठ कवि हैं। बलि शब्द का अर्थ है, तो बलि शब्द का जो यहाँ पे अर्थ निकलेगा वो क्या है? बलि मतलब दान। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पूछा गया है, दारिद दशानन में कौन सा अलंकार है? दारिद दशानन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है 1574 ईस्वी में की। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पेट की अग्नि की तुलना किससे की गई है? पेट की अग्नि की तुलना जो है वो की गई है बड़वांगनी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका व ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे, तुलसीदास ने इस दुर्व्यवस्था में किस पर भरोसा जताया है? तो तुलसीदास ने श्री राम पर जो है भरोसा
जताया है। अगला जो है हमारा दूसरा जो हम ले रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से जो एमसीक्यू हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। अच्छे तरीके से इस वीडियो को समय से पहले मैं सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम आपको सब कुछ दे रहा हूँ। जो टॉप टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है वो दे रहा हूँ, एमसीक्यू दे रहा हूँ, और साथ ही साथ जो वायरल पेपर्स जो हमारे पास सारे के सारे आ चुके हैं, जितने भी विषय के आ चुके हैं, उन सभी विषय के आपको पहुँचाए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अन्य वीडियो के माध्यम से। हमेशा प्रतिदिन आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत होगा, उसको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो है हम लोग आपकी वीडियो बनाने में फटाफट देरी ना करें, बहुत जल्दी जल्दी बना करके आपको दे दें, ताकि आपके पास समय बिल्कुल, यही महीना बचा हुआ है, इसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं, तो आपके पास समय बिल्कुल कम है और आपको पढ़ना बहुत बेहतरीन है और अच्छा स्कोर करना है। इस बार पेपर बहुत ही बेहतरीन बनेगा, मज़ा आएगा पेपर करने में आप लोगों को। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा रामचरितमानस में 7 कांड है। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तुत बीत नारी भवन परिवारा, पंक्ति में आए बीत से तात्पर्य है। तो इसमें जो पंक्ति में बीत आया हुआ है, उस बीत से आपको तात्पर्य पूछ रहा है कि इस बीत का तात्पर्य क्या है पंक्ति के। तो उत्तर हो जाएगा, इस बीत का जो तात्पर्य है वो है धन। ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन विलाप करने लगा? लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन विलाप करने लगा, यानी कि कौन रोने लगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही समझा आपने, श्री राम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सांप का जीवन किसके बिना दीनहीन है? सांप का जीवन किसके बिना दीनहीन है? तो उत्तर हो जाएगा मणि के बिना जो है उसका जीवन दीनहीन है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में किस रस की प्रमुखता है? किस रस की प्रमुखता दिखाई गई है यहाँ पर? तो इसमें करुण रस की प्रमुखता दिखाई गई है। अगला जो प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस जो है ये आपकी अवधी भाषा में रचित है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, इस प्रसंग में किसकी क्षति को महत्वहीन बताया गया है? राम इसमें जो है किसकी क्षति को जो है महत्वहीन बताया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें जो है नारी की क्षति को जो है महत्वहीन बताया गया है। ब ऑप्शन जो है 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है, मिल ही न जगतु सहोदर भ्राता कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है श्री राम का। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। रावण के सभी योद्धाओं का संहार किसने किया? तो आंसर क्या होगा, सभी योद्धाओं का संहार जो है हनुमान ने किया। रावण के सभी योद्धाओं का संहार हनुमान ने किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तात शब्द से तात्पर्य है। तात शब्द से क्या तात्पर्य है? तो तात का होता है भाई, ठीक है, तातश्री। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यहाँ पर जो है आप जो बताओगे, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश रामचरित्र के लंका कांड से लिया गया है। यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला जो हम लेंगे वो लेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के एमसीक्यू। तो यहाँ पर जो है आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा उनका जन्म 1896 में हुआ। नेक्स्ट जो है, गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर क्या होगा, किस रचना के लिए दिया गया है? तो हमारा उत्तर होगा गुल्ले नगमा के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, बच्चों के घरौंदों में दीपक कौन जलाता है? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, बच्चों के घरौंदों में दीपक जो है माता जलाती हैं। तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? खिलखिलाते बच्चे की हंसी जब गूंज उठती है जब माँ उसे प्यार से हवा में उछालती है। अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, लोका देना मुहावरे का अर्थ है। लोका देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा हवा में उछालना। यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, पंक्ति में गेसुओं से क्या तात्पर्य है या क्या तात्पर्य है? तो आप बताएंगे। इसमें जो है गेसुओं को या कंघी किस में किया जाए, बालों में। तो आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बालक किस पर ललचाया है? तो यहाँ पर जो बालक ललचाया है वो चांद पे ललचाया है। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हम लेंगे एमसीक्यू वो लेंगे, उमाशंकर जोशी छोटा मेरा खेत। उमाशंकर जोशी छोटा मेरा खेत। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ?
तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, उमाशंकर जोशी का जन्म जो है ये हुआ था सन 1911 में। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? रस का अक्षय पात्र जो है कहा गया है साहित्य, कविता को, ठीक है, यानी कि ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, साहित्य का रसायन क्या है? तो साहित्य का रसायन जो है कल्पना है। ब ऑप्शन जो है फिर से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका प्रयोग जो है किया गया है कागज के पन्ने के लिए। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आइए 5वें प्रश्न पे, कवि ने कल्पना रूपी बीज कहाँ बोया है? तो कवि ने कल्पना रूपी बीज जो है कागज के पन्ने पर बोया है। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झूमने लगे फल पंक्ति में निहित अर्थ है। तो इसमें पंक्ति में जो अर्थ बताया गया है वो है कवि की कविता तैयार हो गई है। कवि की कविता जो है तैयार हो गई है। झूमने लगे फल पंक्ति में अर्थ ये है कि कवि की कविता तैयार हो गई है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उमाशंकर जोशी की नहीं है? नहीं बतानी है, मतलब नहीं है उसको हमें टिक करना है। तो उत्तर हो जाएगा, देखो, निशीथ ये उमाशंकर जोशी की है। श्रावणी मेमो ये भी उमाशंकर जोशी की है। गंगोत्री भी उमाशंकर जोशी की है। पल्लव जो है उमाशंकर जोशी की नहीं है। अगला जो है इसमें, छोटा मेरा खेत चौकोना कविता में कवि ने किसकी कटाई की बात की है? तो फसल की नहीं की है, अंकुर की नहीं है, क्षण की नहीं है, अनंतता की है। द ऑप्शन अनंतता की कटाई की बात की है। अगला जो हम लेंगे, जिस एमसीक्यू की हम बात करेंगे, बगुलों के पंख की, ठीक है, उमाशंकर जोशी बगुलों के पंख। तो यहाँ पर बगुलों के पंख कविता के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा उमाशंकर जोशी। पंक्तिबद्ध हो कर उड़ते जा रहे बगुलों के दृश्य में कौन सा बिंब है? तो इसमें जो बिंब प्रतीत हो रहा है वो कौन सा है? तो इसमें गतिशील, क्योंकि उड़ते जा रहे हैं तो गतिशील बिंब का जो यहाँ पर बिंब है, गतिशील बिंब है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? तो यहाँ बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सफेद है। बगुलों के पंख कविता में कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? किस दृश्य पर मुग्ध है? तो उत्तर हो जाएगा, वह सफेद बगुलों का पंक्ति बनाकर उड़ना जो है उस पर मुग्ध है। जैसे देखा होगा आपने बगुले कैसे पंक्ति बनकर पंक्ति बना करके जो है उड़ते हैं, तो इस पर जो है बगुलों के पंख में कवि इस पे मुग्ध है, इस दृश्य पे मुग्ध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, साज की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तो सांद की सतेज श्वेत काया जो है वो तैर रही है। सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला लेते हैं हम आरोह खंड का। तो आरोह जो है इसमें गद खंड जो है महादेवी वर्मा भक्तिन चैप्टर के जो है एमसीक्यू, सेवा धर्म में भक्तिन किस की तरह समर्पित भाव से सेवारत थी? किसकी तरह सेवारत थी? तो आंसर हो जाएगा हनुमान जी की तरह सेवारत थी। भक्तिन का मूल नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भक्तिन का मूल नाम जो है वो लक्ष्मण है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवन में प्राय सभी को किसके साथ जीना पड़ता है? तो उत्तर क्या होगा? जीवन में प्राय सभी को जो है नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? कैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको? तो उत्तर हो जाएगा पितृसत्तात्मक स्वरूप जो है दिखाई दे रहा है इस पाठ में। इसमें पूछा गया टकसाल का अर्थ क्या अर्थ होता है? टकसाल का क्या अर्थ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जहां सिक्के ढाले जाते हैं उन्हें टकसाल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, अजिया ससुर किसे कहा गया है? अजिया ससुर किसे कहा गया है? तो पति के चाचा को जो है अजिया ससुर कहा गया है। इसके बाद जो है 7वां प्रश्न देखिए, भक्तिन का शहर आने का कारण क्या था? तो भक्तिन के शहर आने का कारण था जमींदार द्वारा दी गई सजा। तो यहाँ पे जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है, भक्तिन सबसे ज़्यादा किससे डरती है? तो भक्तिन जो है सबसे ज़्यादा किससे डरती है? कारागार से डरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो अध्याय लेंगे उसका है हमारा बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार का है, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? तो सभी को पता है, जैनेन्द्र कुमार।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका प्रतिपाद्य क्या है? बाजार के उपयोग की विवेचना करना। तो यहाँ पर बाजार के उपयोग की विवेचना, द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा है? बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र कहा है। यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाजार को शैतान का जाल जो है पत्नी ने कहा है ना? पत्नी ने नहीं, लेखक के मित्र ने कहा है। लेखक के मित्र ने कहा है, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाजार को शैतान का जाल लेखक के मित्र ने कहा है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार का जादुई प्रभाव इसका वर्णन किया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजारूपन से अभिप्राय क्या है? बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना जो है बाजारूपन है। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मन खाली होने से क्या तात्पर्य है? मन खाली होने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा मन में कोई लक्ष्य ना होना। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, सच्चा कर्म सदा किसके साथ होता है? तो सच्चा कर्म सदा जो है पूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग पावर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा क्रय शक्ति को परचेजिंग पावर कहा गया है। जैनेन्द्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा आपका जैनेन्द्र को जो है मुक्ति बोध रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार संसार में पूर्ण कौन है? बाजार दर्शन पाठ के अनुसार संसार में जो पूर्ण है वो है परमात्मा। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 12वां प्रश्न, बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ता है? तो बाजार का बाजारूपन जो है जरूरत से अधिक खरीदने से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, परचेजिंग पावर से क्या आशय है? परचेजिंग पावर से आशय क्या है? तो उत्तर हो जाएगा पैसों के बल पर अधिक खरीदना और दिखावा करना। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मन में नकार होने का परिणाम है। मन में नकार होने का परिणाम क्या होगा? तो लोभ की जीत और आदमी की हार। तो यहाँ पे हो जाएगा द ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो हम प्रश्न लेंगे वो एमसीक्यू लेंगे, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे से। तो उसको देखते हैं। ऋषि मुनियों ने खाली स्थान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, किसको दिया है? तो आंसर हो जाएगा दान को जो है ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इसके बाद जो है लेखक समाज की किस कुरीति को खत्म करना चाहता है? लेखक समाज की किस कुरीति को खत्म करना चाहता है? अंधविश्वास को खत्म करना चाहता है। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीजी जो है लेखक के कल्याण के लिए जो है पूजा पाठ उनके हाथों से कराती थी। लेखक इंद्रसेना को किस नाम से पुकारता है? तो लेखक जो है इसको मेंढक मंडली बोलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे संस्करण के अनुसार आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है? तो उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो है स्वार्थ। इसके बाद जो है काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है का प्रतीकार्थ क्या है? तो इसका प्रतीकार्थ क्या है? तो इसका प्रतीकार्थ है सीधा सीधा, बिल्कुल सही समझा आपने, कि योजना बनती है, क्रियान्वयन होता है, पर वास्तविक लोगों को लाभ नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जीजी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं? तो जीजी ने जो है दान के पक्ष में क्या तर्क दिया है? तो जो हम पाना चाहते हैं पहले उसे दान करना पड़ता है, ये तर्क दिया है जीजी ने। ठीक है, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है आपसे, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? पंक्ति में किस स्थिति की बात कही गई है? तो इसमें आपकी बात की गई है भ्रष्टाचार मिटाने की या मिटने की। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को सच नहीं मानते थे? तो लेखक के अनुसार गांधी जी जो है यथा राजा तथा प्रजा को सच नहीं मानते थे। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा में किस पद पर था? तो लेखक बचपन में सुधार सभा में जो है
उपमंत्री के पद पर था। इसके बाद में गगरी फूटी कौन पियासा, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, गगरी फूटी कौन प्यासा, तो उत्तर हो जाएगा इसमें जो है बैल प्यासा। इसके बाद में काले मेघा पानी दे स्मरण के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको अच्छी तरह से पता है, इसके लेखक है धर्मवीर भारती। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, जो कि पहलवान की ढोलक जो चैप्टर है फणवीश्वर नाथ रेणु का, उसकी हम बात करेंगे एमसीक्यू की। अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा गांव में हैजे और मलेरिया से मौत हो रही है, इसलिए जो है चुपचाप आंसू बहा रही है। अनाथ लुट्टन का पालन पोषण किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा विधवा सास ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लुट्टन को कसरत करने की धुन क्यों सवार हुई, तो लुट्टन को कसरत करने की धुन इसलिए सवार हुई कि उसकी सास को लोग तंग करते थे बदला लेने हेतु। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, वाह रे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें लुट्टन पर जो है किस, लुट्टन सिंह के लिए, ठीक है ना, लुट्टन सिंह के लिए जो है ये बहादुर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन को राज दरबार से हटाने का मुख्य कारण था। पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन को राज दरबार से मुख्य कारण क्या था, लुट्टन पर दैनिक व्यय जो है ये कारण था, लुट्टन पर दैनिक व्यय ज़्यादा था इसलिए। इसके बाद लुट्टन का गुरु कौन था, तो आंसर हो जाएगा लुट्टन का गुरु जो था वो ढोलक था। लुट्टन ने ढोलक की आवाज़ चटाक चटधा को क्या आदेश माना, तो लुट्टन ने यह आदेश माना उठकर पटक दे, सॉरी उठाकर पटक दे। द ऑप्शन जो है स ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें पूछा गया है, गांव के निवासियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम किसने किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहलवान की ढोलक ने ये संजीवनी का काम किया। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, सर्वप्रथम साहित्य में आंचलिक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम साहित्य में आंचलिक शब्द का प्रयोग फंडीश्वर नाथ रेणु ने किया। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। किसमें परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है, तो आंसर हो जाएगा कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता है, रात्रि की भीषणता को जो है पहलवान की ढोलक ललकारती है। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया है, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, यह किसने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ यह किसने कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये कहा था पहलवान के लड़कों ने, पहलवान के लड़कों ने। तो 100 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13वां जो प्रश्न है, लुट्टन ने द्वारा राजा साहब को गोद में उठाने पर किसने आपत्ति की, तो इसको आपत्ति कौन जता रहा था, मैनेजर ने, है ना, तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मैनेजर ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद जो है आपका इसमें पूछा गया है, डेढ़ हाथ का कलेजा मुहावरे का अर्थ है, डेढ़ हाथ का कलेजा मुहावरे का क्या अर्थ है, अत्याधिक साहसी होना। ठीक है, तो 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न हम लेंगे वो लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो शिरीष के फूल हैं उस चैप्टर से एमसीक्यू देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपका लेखक ने शिरीष को क्या संज्ञा दी है, तो लेखक ने शिरीष को जो है अवधूत की संज्ञा दी। अवधूत जानते हैं आप, जो आप देखे होंगे कि जो शिव के जो भक्त होते हैं, जो बहुत सारा अपने आप में शरीर में, जो साधु जो होते हैं वो शरीर में अपने आप को लेप वगैरह लगा कर, तिलक चंदन लगा करके सफ़ेद सफ़ेद से होए घूमते हैं, उनको अवधूत कहा जाता है। यानी कि जो है शिव के भक्त जो होते हैं, जो साधु होते हैं, शिव को भी अवधूत ही माना गया है। तो लेखक ने शिरीष को क्या संज्ञा दी है, अवधूत की संज्ञा दी है। लेखक को कवियों की कौन सी बात बुरी लगती है, लेखक को कवियों की कौन सी बात बुरी लगती है, तो उत्तर हो जाएगा वे वजन का ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पुराने कवि पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते हैं, पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते हैं, तो किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते हैं, शीरीष के पेड़ के डाली पर झूला डालने की बात करते हैं। भीषण गर्मी और लू के बीच किस पेड़ के फूल खिलते रहते हैं, भीषण गर्मी और
लू के बीच शिरीष के पेड़ के फूल खिलते रहते हैं। लेखक ने जगत के अति प्रमाणिक सत्य किसे माना है? तो लेखक ने जग का जो अति प्रमाणिक सत्य जो माना है वो जरा मृत्यु को, ठीक है, यानी जन्म मृत्यु को। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकलती हैं? तो उत्तर हो जाएगा संसार की सबसे सरस रचनाएं अवधूतों के मुंह से निकलती हैं। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे हैं? तो कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में इसलिए सफल रहे हैं क्योंकि वे विगद्ध, अनासक्त, स्थिर प्रज्ञ प्रेमी थे, ठीक है। द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या माना गया है? तो संस्कृत साहित्य में शिरीष को फूल को जो है कोमल माना गया है। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो किसकी याद आती है? तो आंसर हो जाएगा कवि को जो है नेताओं की याद आती है। कृषिवल शब्द का अर्थ है या क्या अर्थ है? कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? तो कृषिवल शब्द का अर्थ है किसान। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? तो शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? तो बड़े और छायादार होते हैं। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजेय है? तो कौन सा पेड़ है? वो शिरीष का पेड़ है जो कालजयी अवधूत की भांति क्या है? अजय है, अमर है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेंगे, इसमें लेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो यहाँ पर पूछा गया सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए जो आवश्यक है वो है व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद जो है जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है जाति आधारित व्यवसाय का चयन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार दास्ता क्या है? लेखक के अनुसार दास्ता क्या है? तो लेखक के अनुसार दास्ता जो है अन्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है। यानी कि किसी के द्वारा बता दिया कि भाई ये करो, तो उसकी मतलब गुलामी हो गई, सीधी सीधी बात। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जो है आवश्यक मानता है। स ऑप्शन काम का सही विभाजन। किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव करती है? किस देश की? तो उत्तर हो जाएगा भारत देश की। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? जाति प्रथा समाज में जो है ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है? राजनीतिक के व्यवहार की जो एकमात्र कसौटी है वो है समता। तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो आदर्श समाज की कल्पना की है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा समाज कहा है? तो लेखक ने इसे आदर्श समाज कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे समाज के सभी लोगों को आरंभ से क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो समाज के सभी लोगों को आरंभ से समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। समता को बढ़ावा देने से समाज में किसकी स्थापना होगी? तो समता को अगर बढ़ावा देंगे तो समाज में मानवता की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो वितान चैप्टर है, वितान है उसके मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग, उसकी बात करेंगे हम। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ? तो उत्तर आपका हो जाएगा यशोधर बाबू का विवाह जो है 6/2/1947 को हुआ। तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? यशोधर बाबू के 3 बेटे थे। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है किशन दा का पूरा नाम क्या था? तो किशन दा का पूरा नाम जो है वो क्या था? उनका नाम था कृष्णानंद पांडे। ब ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो चौथा प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया आपसे, यशोधर बाबू का जीवन किससे प्रभावित था? यशोधर बाबू का जीवन किससे प्रभावित था? तो किशन दास से प्रभावित था। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? तो सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना जो है वो कौन सी हो जाएगी? अगर हम देखें तो हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य और पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव
अ व ब दोनों, तो अ और ब दोनों हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य और पीढ़ी का अंतराल दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें शादी की 25वीं वर्षगांठ पर क्या उपहार दिया था? तो उत्तर हो जाएगा, उनको दिया था ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कहानी में जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, इन जुमलों में कौन सा भाव निहित है? तो इसमें जो निहित है वो कौन सा भाव है? तो देखते हैं। यथा स्थिति का भाव, अनिर्णय की स्थिति, द्वंद्व का भाव, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे भाव निहित है, तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो 8वां प्रश्न पूछा गया है, यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक ना होते हुए भी आधुनिकता में कैसे ढल गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी के कारण जो है आधुनिकता में ढल गई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन दाह की किस परंपरा को यशोधर ने जीवंत रखा? किशन दाह की किस परंपरा को यशोधर ने जीवंत रखा? तो घर में होली गवाना जो है इस परंपरा को जीवंत रखा। किशन दाह के मानस पुत्र कौन थे? किशन दाह के मानस पुत्र कौन थे? तो वो थे यशोधर पंत। जो है 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, किशन दा की परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश में यशोधर बाबू ने किसको नाराज किया? तो यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी को नाराज किया था। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, कहानी में चूनेदानी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है? कहानी में चूनेदानी का जो प्रयोग हुआ है वो घड़ी के लिए हुआ है, तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, नई पीढ़ी का रवैया पाठ में कैसा है? तो नई पीढ़ी का रवैया पाठ में जो है असंवेदनशील है। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आनंद यादव की जूझ जो है उससे एमसीक्यू जो इसमें बनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू 2024 के लिए देख रहे हैं हम। दादा कोहलू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? तो उत्तर हो जाएगा गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ है, जूझ कहानी के शीर्षक का क्या अर्थ है? तो संघर्ष करना, जूझना। जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? तो ये जूझ कहानी जो ली गई है ये मराठी उपन्यास झोबी से ली गई है। मराठी उपन्यास झोबी से ली गई है। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुड़वा दी? तो लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई जो है 5वीं कक्षा में छुड़वा दी। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लेखक के पिता का क्या नाम है या नाम क्या था? तो लेखक के पिता का जो नाम था वो था आपका राजप्पा। यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम आपको याद होगा, चौहान पाटिल था। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे कही? तो उसने अपनी माँ से सबसे पहले कही। ब ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सौद सौदलगेकर की किस विषय के अध्यापक थे? सौदलेकर जो है ये किस विषय के अध्यापक थे? तो उत्तर हो जाएगा ये मराठी विषय के अध्यापक थे। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? तो लेखक जो है नौकरी के लिए पढ़ना चाहता है। द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जूझ कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जूझ कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो मिलती है, जीवन में कितनी तकलीफें क्यों ना आए, हमें हमेशा जुझारू रहना चाहिए। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, लेखक किस बच्चे से प्रभावित होकर पढ़ाई के सभी काम करने लगा? तो लेखक जो है बसंत पाटिल से प्रभावित हुआ था, तो सारे काम उसने करना शुरू कर दिया। मास्टर सौंदलेगर किन कवियों के साथ अपनी मुलाकात के स्मरण सुनाते? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऊपर लिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो मास्टर सौदलेकर किन किन कवियों से अपनी मुलाकात की कहानी सुनाते थे? तो वो सुनाते थे बोरकर और तांबे से, ठीक है, और गिरीश और केशव कुमार से। ये
तीसरा और चौथा दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? तीसरा और चौथा, द ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, चांद रात पसरीते कविता के संबंध में कौन सी बात सत्य है? तो यह अनंत काणेकर द्वारा रचित है, ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जूझ पाठ के अनुसार लेखक ने अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों का परिचय किस प्रकार दिया? तो उसने जो परिचय दिया वो नए नए विषयों पर कविता लिख करके दिया था, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? तो आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो वह अत्यंत उदास था, तो यहाँ पे जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया इसमें, कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता था? कहानी में आनंदा जो है अपने पशुओं की पीठ पर बैठ करके लिख करके करता था, तो स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? तो लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम जो था वो था मंत्री, तो स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर ले रहे हैं उसमें लेंगे हम ओम थानवी का जो है अतीत में दबे पांव। तो यहाँ पर जो है अतीत में दबे पांव से पहला प्रश्न पूछा गया, अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपको सभी को पता है, ओम थानवी। अतीत में दबे पांव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? तो इसमें जो सभ्यता का वर्णन है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता का वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो नदी किस नदी के मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपसे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो आंसर आ जाएगा राखल दास बनर्जी ने, ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की? तो आर डी बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की, वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किसकी अनूठी मिसाल है? तो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? तो मोहनजोदड़ो का जो समाज था वो आपका संस्कृत और साक्षर समाज माना जाता है, तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग जो है 85,000 थी, 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती है? तो सिंधु घाटी संस्कृति जो है वो मैदानी संस्कृति मानी जाती है, वह ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, मुर्दों का टीला, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार यहाँ किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले? किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले? तो यहाँ पर जो है कपास के साक्ष्य नहीं मिले, गेहूं बाजरा और ज्वार के तो मिले हुए हैं। अगला जो है इसमें पूछा गया है, अतीत में दबे पांव पाठ के अनुसार काशीनाथ दीक्षित को किस धातु की सुइयां मिली? तो उनको जो है सोने की सुइयां मिली, यहाँ पे सोना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सोने की उनको सुइयां मिली। उसके बाद जो है अव्यक्ति एवं माध्यम, ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यू देखेंगे तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रव्य जनसंचार का माध्यम कौन सा है? श्रव्य यानी कि सुनने वाला, तो रेडियो है। भारत में पहला छापाखाना कब व कहाँ लगाया गया? तो भारत में पहला छापाखाना जो है गोवा में लगाया 1556 में, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? नहीं पूछा गया है। इंट्रो, बॉडी और समापन तीनों जो हैं उल्टा पिरामिड में होते हैं लेकिन मध्य भाग नहीं होता, तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? तो हिंदी में नेट पत्रकारिता जो है वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई, ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? तो क्रिकेट मैच का प्रसारण जो है लाइव होता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं,
इसमें पूछा गया भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर जो है 2003 से आरंभ माना जाता है। इसके बाद में समाचार पत्र में खबरों को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। तो उस आखिरी समय सीमा को कहा जाता है डेडलाइन। तो 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना जो है 1936 में मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएम रेडियो की शुरुआत कब से हुई है। एफएम रेडियो की शुरुआत जो है 1993 से हुई है। इसके बाद जो है किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना क्या कहलाता है। तो उस किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना जो है एंकर पैकेज कहलाता है। तो यहाँ पर 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम जानते हैं मुखड़ा के नाम से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है प्रिंट मीडिया की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है चीन से। वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है रेनेसा शब्द का अर्थ है। रेनेसा शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है पूर्ण जागरण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें वो है आपका आधुनिक छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जो है ये गुटेनबर्ग जो जर्मनी के थे उनको दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हिंदी नेट संसार का संपूर्ण पोर्टल किसे माना जाता है। हिंदी नेट संसार का संपूर्ण पोर्टल जो है नई दुनिया को माना जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट किसे माना जाता है। तो इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट जो है वो मानी जाती है rediff.com को। rediff.com। यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो समाचार लेखन में तैयार की जा रही समाचार कॉपी में शब्दों को कितने स्पेस दूरी में लिखा जाता है। कितने स्पेस या दूरी में लिखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ट्रिपल स्पेस में लिखा जाता है। ठीक है ट्रिपल स्पेस की दूरी में लिखा जाता है। रेडियो समाचार लेखन में 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी जाती है। तो वो सारी की सारी शब्दों में लिखी जाती है। यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नई वेब भाषा में HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें जो है इसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है आपका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मूलतः रेडियो कैसा माध्यम है। तो मूलतः रेडियो जो माध्यम है ये है आपका एक रेखीय लीनियर माध्यम। 2 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 21वां प्रश्न इसमें पूछा गया विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर माना जाता है। तो वो माना जाता है सन 1982 से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रेडियो समाचार लेखन में एक लाइन में अधिकतम शब्दों की संख्या होनी चाहिए। तो रेडियो समाचार लेखन में अधिकतम जो शब्द होनी चाहिए एक लाइन में वो होनी चाहिए आपकी 12 से 13 शब्द। ब ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है रेडियो समाचार लेखन में 11 से 999 तक की संख्याओं को लिखना चाहिए। तो कैसे लिखना चाहिए 11 से 900। देखो 1 से 10 तक तो आपको शब्दों में लिखना चाहिए और 11 से 999 तक के सब संख्याओं को अंकों में लिखना चाहिए। तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। टेलीविज़न खबर के कुल कितने चरण होते हैं। टेलीविज़न खबर के कुल जो है 7 चरण होते हैं। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो कौन सा अखबार है। तो आंसर हो जाएगा वो है प्रभास साक्षी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे रेडियो माध्यम है। रेडियो कैसा माध्यम है। तो आंसर हो जाएगा ये श्रव्य माध्यम यानी कि सुनने वाला माध्यम है। कौन सा संचार माध्यम निरक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सा संचार माध्यम निरक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। तो वो है समाचार पत्र जो है कि निरक्षर है यानी कि अनपढ़ है तो पढ़ नहीं सकते हैं तो उनके लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने व्यवहारिक व्याकरण संबंधी प्रश्नों की तरफ। तो इसमें जो है भाषा व्याकरण एवं लिपि की बात करेंगे। भाषा के क्षेत्र रूप को क्या कहते हैं। तो भाषा के क्षेत्र रूप को हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो भाषा के क्षेत्र रूप को जो हम बोली कहते हैं। ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्र क्या कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं उस शास्त्र को बोलते हैं हम
व्याकरण शास्त्र। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? उसे हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की सभी को पता है कौन सी लिपि है? तो इसकी लिपि देवनागरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं? तो भाषा की जो इकाइयाँ होती है वो 5 इकाइयाँ होती हैं। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत जो है अवधि नहीं आती है। 100 ऑप्शन फिर से हमारा करेक्ट हो जाता है। 7वां प्रश्न है, व्याकरण के अंग माने गए हैं। व्याकरण के कुल 4 अंग माने गए हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? तो भाषा के मुख्यतः लिखित और मौखिक 2 रूप हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे बोला गया है, हिंदी की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी की बोलियों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। अंधे लोगों के लिए कौन सी लिपि प्रयोग में आती है? अंधे लोगों के लिए है ब्रेल लिपि प्रयोग में आती है। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो विचारों को जो हम अभिव्यक्त करते हैं वो किससे करते हैं? भाषा से व्यक्त करते हैं। और विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है? विभक्ति युक्त शब्द जो है वो पद कहलाता है। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया, किसी भाषा को बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो वो पद्धति व्याकरण पद्धति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, शब्द शक्ति। जो हमारी शब्द शक्ति है इस पे बनते हैं प्रश्न कई, तो इनकी बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न पूछा गया है उसकी बात करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ जो है वो आपका वाच्यार्थ और अभेद्यार्थ और मूलार्थ तीनों कहलाता है। इन्हें उपरोक्त सभी सही हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है। तो अभी अभी हमने देखा कि जो लक्ष्यार्थ का बोध कराता है वो हमारे को लक्ष्यार्थ ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। बा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधृत होती है? कौन सी शब्द शक्ति है जो ध्वनि पे आधृत होती है? तो उत्तर हो जाएगा वह है व्यंजना शब्द शक्ति। वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो वहाँ पर जो शब्द शक्ति हमें मिलेगी वो मिलेगी व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किसे व्रति या व्यापार कहते हैं? तो शब्द शक्ति को व्रति या व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मुख्यतः जो है 3 भेद माने गए हैं। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो शब्द की प्रथमा शक्ति अभिधा शब्द शक्ति को कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है इसमें पूछा गया है आपसे, शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? शाब्दी और आर्थी जो है ये आपके व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा दिखाई दे रही है। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, शब्द का कल्पना आधारित अर्थ जो अभिधेय और लक्ष्यार्थ से परे हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति आती है? वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इस तरह से आपके ये 12 प्रश्न जो है शब्द शक्ति के हुए। अब इसके बाद में अलंकार के हम प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अलंकार संबंधी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, अलंकार जो है ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सभी को पता होना चाहिए। आंसर बताइए और कमेंट करा करिए आंसर जितना भी हो सके। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं होना चाहिए, बट हमारा तरह से पूरे आंसर्स जो है आपको सही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है
अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है आभूषण होता है, तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? तो उसको हम अभेद को रूपक कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उपमेय में कल्पित उपमान की संभावनाओं को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं। जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर हमारा जो अलंकार होता है वो होता है यमक अलंकार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है आपको रूपक अलंकार मिल रहा है। जेते तुम तारे तेते न में न तारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो पंक्ति में अलंकार है वो यमक अलंकार है। रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? इसमें आपको भेद बताना है, तो इसमें जो है छः का अनुप्रास है। यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? तो उपमा अलंकार के जो है 4 अंग हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्न में से उपमा का अंग नहीं है। इसमें आपको नहीं पूछ रहा है, तो उपमा का अंग जो नहीं है वो क्या है? लक्षण जो है उपमा का अंग नहीं होता है। इसके बाद जो है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो निहित अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला जो है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर हमारा अलंकार होता है श्लेष अलंकार। सुर सुर तुलसी ससी उडगड केशव दास, पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वो है आपका यमक अलंकार। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा गया है, वह मथुरा काजर सी कोठरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका उपमा अलंकार। तो इस तरह से आपने जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, ये पूरा का पूरा हिंदी आपका चैप्टर कवर कर दिया गया है, पूरी बुक कवर कर दी गई है, आपका व्याकरण संबंधी प्रश्नों को कवर कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है बेहतरीन तरीके से अब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। वीडियो अगर आपको दोबारा देखना है तो एक बार और देख लीजिए, ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। शेयर करना ना भूलें, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको ज़रूर कर लें आप। तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, उनको ज़रूर चेक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं आप।